सो हेलो एवरीवन, मैं रितेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञान उदित के रितेश भैया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th और 12th के बारे में, मतलब ओम का नियम के बारे में। तो ओम का जो नियम है वो आपको पता ही होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं और पूरी जानकारी लेने वाले हैं। जानकारी के साथ साथ हम जो एक दो प्रश्न भी करेंगे इस नियम से संबंधित। ठीक, ओम का नियम क्या होता है ये आज हम जानेंगे, आपको पता है जैसा कि देखा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा ना बकवास करके ना बातचीत करके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए ओम का नियम क्या होता है इसके बारे में हम यहाँ पर कुछ मतलब ओम के नियम का डेफिनेशन लिख रखे हैं सीधे तौर पर। तो देखिए, ओम के नियम की जो डेफिनेशन है आप या तो उसको समझ लीजिए या तो आप उसको रट लीजिए। आप खुद जानते होंगे कि समझना और रटने में कितना फर्क है। यदि आप एक बार समझ लेते हैं तो आपको हमेशा याद रहेगा, लेकिन आप एक बार रट लेते हैं तो आपको कुछ समय बाद भूल जाएगा। इसलिए समझना ज्यादा जरूरी है, रटना ज्यादा जरूरी नहीं है। इसलिए यहाँ पर इस डेफिनेशन को पढ़िए और इस डेफिनेशन को पढ़ने के बाद हम एक आपको फॉर्मूला, एक संबंध बताएंगे या आप उसको याद कर लीजिए। यदि आप संबंध याद कर लेंगे डेफिनेशन ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, और यदि आप डेफिनेशन याद कर लेंगे तो संबंध ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आप बताइएगा कि आपको क्या याद करने में आसानी है, डेफिनेशन अथवा संबंध। ठीक, तो आइए देखते हैं कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं, कोई चालक क्या होता है, चालक कोई तार होता है। यदि किसी चालक तार की हम भौतिक अवस्थाएं जैसे उसकी ताप 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 जानते हैं, तापमान, उस तार के तापमान में वृद्धि ना करें या कमी ना करें और ताप हो गया, दाब दाब न डालें, या उसका ठोस से द्रव में ना बदलें, मतलब उसकी भौतिक अवस्थाएं कुल मिलाकर ना बदलें। यहाँ पर क्या लिखा है, ना बदलें। तो चालक के तार के जो सिरों पर, चालक जो तार है उसके सिरों पर लगा विभवांतर, अब विभवांतर क्या होता है आप जानते हैं, वोल्ट पोटेंशियल। तो यहाँ पर चालक के सिरों पर लगा विभवांतर व उसमें बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। मतलब यहाँ पर जो विभवांतर और धारा का एक अनुपात होता है वो नियतांक कहलाता है। फिर से पढ़िए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदलें तो चालक के सिरों पर लगा विभवांतर व उसमें बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। बस कुल मिलाकर बात यहाँ पर यह बोल रहा है कि जो चालक के सिरों पर लगा विभवांतर है V है, जिसको हम V से डिनोट करते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। और यहाँ पर जो विभवांतर हो गया उसके बाद वह उसमें बहने वाली जो धारा है उसका अनुपात, मतलब V अनुपात I, यही है V अनुपात I एक नियतांक होता है। अब नियतांक का मतलब क्या है, अब ये बात आप समझिए कि नियतांक का मतलब क्या है। नियतांक का मतलब ये है कि एक ऐसी वैल्यू होगी जो हर एक समय पर नियत होगी, बदलेगी नहीं। जीरो का मतलब ये होता है वो हमेशा जीरो रहेगी। नियत का मतलब होता है यदि वो एक आ रहा है तो एक ही होगा, तीन आ रहा है तो तीन ही होगा, मतलब कोई एक ऐसी वैल्यू जो हमेशा बदलती नहीं है, वो हमेशा नियत रहती है। ठीक, इसका मतलब होता है नियतांक। और इस नियतांक का मतलब यहाँ पर आर है। अब आर क्या है, आर एक प्रतिरोध है, प्रतिरोध रेजिस्टेंस है। जैसे आपके पढ़ाई में आलस्य प्रतिरोध होता है, आपकी पढ़ाई को आलस्य रोकता है, उसी तरीके से यहाँ पर जो चालक तार है उसमें बहने वाली धारा को कौन रोकता है, प्रतिरोध रोकता है, रेसिस्टेंस रोकता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आर। आर मीन्स प्रतिरोध। तो V अपॉन I मतलब विभवांतर और धारा का अनुपात क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। बस यहाँ से आप एक बार और समझ चुके हैं कि प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध क्या होता है, विभवांतर और धारा का अनुपात प्रतिरोध कहलाता है, सिंपल। ओके, अब यहाँ पर आपने V बराबर आई आर तो पढ़ा होगा। अब V बराबर आई आर क्या है, वही है V अपॉन I। देखिए V अपॉन I, इसको इरेज करते हैं फिर बताते हैं, ठीक है। देखिए साथ साथ देखते रहेंगे तब आपको समझ आ रहेगा। V बराबर आई आर आपने पढ़ा है और V अपॉन I अभी हमने बताया कि ये किसके बराबर होता है, नियतांक की वैल्यू क्या है, R है। तो इस I को यदि हम यहाँ भेज देंगे तो क्या रहेगा, V बराबर आई आर। तो यही तो है, यही फॉर्मूला तो है। बस वोल्ट के यहाँ पर हमने V बराबर आई आर क्या पढ़ा, ये ओम का नियम है। और ये आपको मालूम है V अपॉन I एक नियतांक होता है जिसकी वैल्यू हमको पता चल गई प्रतिरोध होता है। ठीक, ओम का नियम इतना ही सही है। बस ओम ने यही बोला था कि
यहाँ पर जो विभवांतर लगेगा चालक के सिरों पर विभवांतर होगा और उसमें बहने वाली धारा होगा, उसका एक नियतांक होगा, अनुपात करेंगे तो एक नियतांक मिलेगा जिसको हम बोलते हैं प्रतिरोध। और प्रतिरोध क्या होता है? धारा के विपरीत, मतलब हमारे जैसे पढ़ाई में आलस्य आता है, मतलब आलस्य जो होता है वो पढ़ाई नहीं करने देता, तो वही उसी तरीके से जो हमारा आर है प्रतिरोध है वो धारा को बहने नहीं देगा। बस इतना बात समझिए, सिंपल सी। ठीक, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आप समझ चुके हैं कि ओम का नियम क्या होता है। एक प्रश्न करेंगे, फिर उसके प्रतिरोध के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। ठीक, आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने प्रश्न लिखा है। क्या लिखा है? ध्यान से देखिए। यदि किसी चालक के सिरों पर विभवांतर 40 वोल्ट है और प्रतिरोध 5 ओम है तो धारा होगी। मतलब यहाँ पर हमको दिया क्या क्या है वो लिखेंगे। ठीक है, ठीक है ना? ठीक होना भी चाहिए। इतने अच्छे समझा रहे हैं तो आपको समझ आना भी चाहिए। यदि नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, वीडियो ध्यान से नहीं देख रहे हैं। ठीक, तो देखिए ध्यान से। यदि किसी चालक के सिरों पर विभवांतर दिया है, विभवांतर को हम V से दर्शाते हैं और 40 वोल्ट दे रखा है, इसका जो मात्रक क्या है? वोल्ट है, 40 वोल्ट दे रखा है। और प्रतिरोध की वैल्यू हमको दे रखी है, मतलब R की वैल्यू दे रखी है 5 ओम। अब ये जो है इसको क्या बुलाते हैं? ओम। अब ओम क्यों लिखा है? क्योंकि ओम ने ही तो बताया था प्रतिरोध के बारे में, तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम लिख दिया। मतलब प्रतिरोध का जो मात्रक है वो ओम ने दिया था, मात्रक नहीं दिया था, प्रतिरोध का जो सिद्धांत है वो ओम ने दिया था, इसलिए हमने प्रतिरोध का जो मात्रक है ओम के नाम पर ही रख दिया ओम। और ओम का साइन इस तरीके से होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको बताना है आई मीन्स धारा, विद्युत धारा। अब आपको इन तीनों को देखने के बाद तुरंत ओम का नियम आना चाहिए। जैसा कि अभी आपने पढ़ा है कि V बराबर आई आर, और एक आपने पढ़ा V अपॉन आई बराबर आर। अब यहां से हमको I चाहिए, या तो आप यहां से निकालिए या तो यहां से निकालिए। यहां से निकालिए, देखिए यहां से यदि हम I की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास V अपॉन आर आएगा, और यहां से भी आप यदि निकालते हैं तो ये I उधर जाएगा, फिर वही बन जाएगा, और V बराबर V अपॉन आर आ जाएगा I की वैल्यू में। मतलब I की वैल्यू निकालने के लिए आपको फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा? V अपॉन आर। बस लगा दीजिए, I बराबर V अपॉन आर। V की वैल्यू है 40 अपॉन आर की वैल्यू है 5, काट देंगे तो आ जाएगा 8। I है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एम्पियर। 8 एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 8 एम्पियर। इस तरीके से आप समझ चुके हैं कि हम ओम के नियम का कैसे अनुप्रयोग, मतलब ओम के नियम से हम कैसे सवाल लगाते हैं। इस टाइप से सवाल आएगा, सिंपल सवाल होगा, कुछ भी नहीं करना होता है। फॉर्मूला सिंपल सा है, कौन सा? V बराबर आई आर, बस। ठीक है, यदि आपने फॉर्मूला अच्छे से पढ़ा है और संबंध आप अच्छे से समझ चुके हैं तो आपको डेफिनेशन तो याद ही हो गई होगी, और हमने क्वेश्चन भी कर लिया है। अब जो प्रतिरोध हमने निकाला है उसके बारे में थोड़ी जानकारी हम ले लेते हैं जो आपके एग्जाम में आती है। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो देखिए प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध को हम R से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक होता है ओम। ठीक, ओम। इसको दर्शाते किस तरीके से? इस तरीके से R से प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि हम मेंशन ही है, छोड़ देते हैं। और इसका क्या काम होता है? धारा के मार्ग में, विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। मार्ग में अवरोध, अवरोध का मतलब है विरोध करता है कि धारा यहां से नहीं बहनी चाहिए, लेकिन धारा बहती है, मतलब विरोध, विपरीत दिशा में। ठीक, और प्रतिरोध क्या होता है कि प्रतिरोध एक रेजिस्टेंस होता है, एक टाइप से। यहाँ पर थोड़ा खटखट की आवाज आ रही होगी, कोई बात नहीं, आप समझिए, मेरी बातों पे ध्यान दीजिए। आवाज आती है क्योंकि आसपास बहुत ज्यादा शोर होता है। ठीक, यहाँ पर देखिए, ये आप समझ चुके, ओम और धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है प्रतिरोध। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? R बराबर V अपॉन आई, जैसा कि अभी बताई। कौन बताई? ओम साहब बताया। तो ओम साहब ने बताया, ओम ने बताया, यहाँ पर समझ चुके हैं। ठीक है, सिंपल सा बात है। और आगे क्या है कि प्रतिरोध को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, ये आपके एग्जाम में आता है। प्रतिरोध को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, वो आपको सीधे नंबर देता है, सीधे क्वेश्चन देगा 6 नंबर में कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक के नाम लिखिए तथा प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध की गणना कीजिए, विशिष्ट प्रतिरोध का निगमन कीजिए। बताएंगे पूरी बात यदि आप देखेंगे, और यहाँ पर देंगे हमारा 7। यदि 7 देंगे तो बताएंगे आपको पूरी बात। देखिए प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं।
जो पहला कारक है। अब देखिए प्रतिरोध ये हो गया, ये होता है, तो प्रतिरोध किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, V के, और प्रतिरोध किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, I के। मतलब यदि V बढ़ाएंगे तो R बढ़ेगा और यदि I बढ़ाएंगे तो R घटेगा। ठीक, इसीलिए तो विपरीत होते हैं। तो यहाँ पर अब दोनों चीजों को समझिए, किस किस पर यहाँ पर निर्भर करता है। ये विभवांतर और धारा पर तो निर्भर ही करता है, और भी कुछ ऐसी चीजें हैं, और भी कुछ ऐसे गुणधर्म हैं जिन पर प्रतिरोध निर्भर करता है। पहला है तार की लंबाई। तार की लंबाई, अब तार की लंबाई पे यहाँ पर प्रतिरोध निर्भर करता है। किस तरीके से करता है, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R L के। अब यहाँ पर जो मतलब क्या है कि यदि हम लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। और दूसरा क्या है, पहला है तार की लंबाई और दूसरा है तार की मोटाई। तार की मोटाई, तार की लंबाई होती है और तार की मोटाई भी तो होती है। कैसे 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 कैसे, देखिए यहाँ पर ये तार है, देखिए इसकी ये लंबाई हो गई। ठीक, अब ये जो कितना मोटा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कितना मोटा है, यहाँ से नहीं समझ आ रहा है। ठीक, तो ये आप समझ रहे हैं कि ये तार का ये एक तार है, तो यहाँ पर ये इतना मोटा है, इसका मोटाई का मतलब समझ रहे हैं ना कि किस तरीके से। तो यहाँ पर R इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा A के। अब ये बात ध्यान से समझिए, जितना आपके पास मोटा होगा तार उसमें उतना ही कम प्रतिरोध होगा, और जितना कम पतला होगा तार तो उसमें अधिक प्रतिरोध होगा। मतलब यदि A अधिक है तो R कम है, R अधिक है तो A कम है। ठीक, और दूसरी बात समझिए, इसको याद कैसे करेंगे। मान लीजिए कि आप यहाँ पर एक छोटा सा मान लीजिए कि छोटा सा छेद है, उसमें से बहुत सारा आपको जल प्रवाहित करना है। तो जल जैसे ही आप छोटे छेद से प्रवाहित करेंगे तो कम जल जाएगा, तो इसका मतलब प्रतिरोध ज्यादा है, मतलब क्षेत्रफल कम है तो प्रतिरोध ज्यादा है। और वहां से यदि आप जल अधिक प्रवाहित करेंगे, ये मान लीजिए ये आपके पास छेद है और यहाँ पर ये छोटा छेद है, यहाँ पे केवल इतना ही जल जाएगा, और आपके पास तो जल बहुत सारा है, जल आपके पास इधर नहीं जा पा रहा है, यहाँ पे रुका हुआ है, इतने ही जल से आपको जल निकलेगा। और यदि हम इस क्षेत्रफल को अधिक बढ़ा दें, ये ज्यादा निकलेगा। मतलब क्या है, यहाँ पर प्रतिरोध ज्यादा था और जैसे हमने इस छेद को बड़ा किया, ये पानी निकल गया बहुत सारा, और यहाँ से प्रतिरोध ये वाला प्रतिरोध जो बच रहा था, ये प्रतिरोध कम है। मतलब सिंपल सी बात हम ये समझाना चाह रहे हैं कि जो यदि आपका क्षेत्रफल अधिक होगा तो ये जो प्रतिरोध है वो कम हो जाएगा, और क्षेत्रफल कम होगा तो प्रतिरोध अधिक हो जाएगा। सिंपल बात समझ में आ गई है। और तीसरा क्या है, तार के पदार्थ पर, अब पदार्थ की प्रकृति बोल सकते हैं सीधे सीधे। तो मतलब यहाँ पर क्या है कि तार की पदार्थ का मतलब है, यदि विभिन्न तारों के तार समान लंबाई के और समान मोटाई के होंगे तो यहाँ पर ये क्या है, विभिन्न का मतलब है आदि, विभिन्न का मतलब समझ रहे हैं ना, अलग अलग तार। तो अलग अलग लंबाई के तार यदि होंगे तो अलग अलग प्रतिरोध होगा। इसलिए यहाँ पर तार के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि तार किस तरीके का है, मोटा ज्यादा है, लंबा ज्यादा है, सोने का है, जो भी है, कॉपर का है, जो भी है, यहाँ पर सभी बातों पर निर्भर करता है। जो चौथा है तार के ताप पर। चौथा क्या है, ताप पर। अब ताप पर कैसे निर्भर करेगा, जितना R यदि मतलब जितना ताप होगा उतना ही R होगा। यदि ताप बढ़ाएंगे तो R बढ़ेगा, और यदि ताप घटाएंगे तो R भी घटेगा। और डायरेक्टली इस तरीके से यहाँ पर तार की लंबाई, तार की मोटाई, तार के पदार्थ पर और तार के ताप पर निर्भर करता है। और यहीं से हम आपको फॉर्मूला निकाल के देंगे। इन ये जो समीकरण है हमने बनाई है, इसको सही से लिखते हैं और आपको बताते हैं। पहला क्या है बताते हैं, देखिए, देखते चलिए, समझते चलिए। तार की लंबाई पर निर्भर करता है। पहला क्या है, तार की लंबाई पर, पहली समीकरण। दूसरा है तार के क्षेत्रफल पर या तार की मोटाई पर, और तीसरा क्या है, तार के तापमान पर। ठीक, ये हो गया। अब इसको हम तो नोट नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक, इसको इसलिए नहीं नोट करेंगे, बाकी हम यहाँ का समीकरण लिख देते हैं। अब यहाँ से हम इन दो समीकरणों को जोड़ करके फॉर्मूला निकालेंगे। अब देखिए R मतलब इस तरीके से है, तो इसको हम कॉमनली लिख सकते हैं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L का यदि हम 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो L आएगा अपॉन में A आएगा, और यदि हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो क्या आता है, K आता है।
मतलब क्या आता है, नियतांक आता है। और ये हम जैसे ही बराबर का साइन लगाएंगे तो एक नियतांक आएगा, और नियतांक के हम लिखते हैं अपॉन ए। अब यहाँ पर देखिए ये जो फॉर्मूला है, इस के जगह पर हम एक चीज लिखते हैं। कौन सी चीज लिखते हैं? रो लिखते हैं। अब ये जो हमने बनाया है, ये इसको बोलते हैं रो। अब रो का मतलब ये नहीं है रोने लग जाना, रोना नहीं है, समझना है, इसको बोलते हैं रो। और रो एल ए, रोले, आप ऐसे बोल सकते हैं। इसको याद करने के लिए आर बराबर रोले। रोले का मतलब क्या है कि रो एल अपॉन ए, रोले, आर बराबर रोले। सिंपल याद करने का तरीका क्या है? आर बराबर रो ले, रोले रोले, बस सिंपल। अब ये हमारा आया है क्या? रो। यही तो विशिष्ट प्रतिरोध है। इसको हम क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध है, ठीक है। अब विशिष्ट प्रतिरोध समझ रहे हैं, विशेष ही होगा कोई। तो यहाँ पर इसकी यदि आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रतिरोध दिया हो, आपसे विशिष्ट प्रतिरोध पूछ ले और तार की लंबाई और तार का क्षेत्रफल दिया हो, मतलब आपसे यहाँ पर क्या क्या दिया हो सकता है? प्रतिरोध दिया हो सकता है, तार की लंबाई दी हो सकती है और तार का क्षेत्रफल दिया हो सकता है। और आपसे ये पूछ लिया जाए तो इसका फॉर्मूला बनाते हैं हम। यहाँ पर बनाइए, देखिए सिंपल है। देखिए आर बराबर रोले होता है, यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं, देखिए इसके बाद से हम यहाँ आगे बढ़ाते हैं। आर बराबर रो ले। अब यहां से आपको रो की वैल्यू चाहिए तो रो बनाया, ये पी नहीं है, ये रो है, इस तरीके से बनाएंगे, ठीक। अब रो बनाया और यहाँ पर देखिए आर के इस मल्टीप्लाई में हो जाएगा ए, आर के मल्टीप्लाई में ए। अब ये जो एल है इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो ये बन जाता है आपका फॉर्मूला विशिष्ट प्रतिरोध का। क्या है? एक विशिष्ट प्रतिरोध। अब जहां आपका रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है, लिख दिया था फिर भी लिख रहे हैं आपके लिए। और आर क्या है? प्रतिरोध है। और ए क्या है? क्षेत्रफल है। और एल क्या है? तार की लंबाई है। तो आप जैसे ही ये फॉर्मूला याद रख लेंगे, ये वाला, तो आपको तुरंत पता चलेगा कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे, ये अभी छोड़ देंगे, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लंबाई के, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्षेत्रफल के। और ये वाला ताप पर ये याद रखिएगा, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है। देखिए इतनी चीजें हमने आपको बताई हैं, मेहनत लगती है यार, ठीक। सिंपल सी बात है कि मेहनत लगती है, और आप इस मेहनत को ना गंवाएं, मतलब ना ऐसे ही मत जाने दीजिए, आप भी मेहनत कीजिए। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, ये सारा रिकॉर्ड करते हैं और आपको ये सारे लेक्चर प्रोवाइड करते हैं। एडिट करना, थंबनेल बनाना, वीडियो अपलोड करना, ये सभी में बहुत समय लगता है और बहुत समय के साथ साथ मेहनत बहुत लगती है। इसलिए आपको यहाँ पर अच्छे से समझना है। बस हम इस मेहनत के बदले आपसे क्या चाहते हैं? केवल आप अच्छे समझिए और अच्छे अंक प्राप्त कीजिए, बस इससे ज्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए। और आप अपने भविष्य को उज्जवल बनाते रहिए इसी तरीके से। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।